फ्रांस के राष्ट्रपति ने अब पुतिन से फोन पर बातचीत की है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच ये बातचीत करीब 1.25 घंटे तक चली है और युद्ध को किसी भी तरह से रोका जाए, इस वक्त पूरी दुनिया का जोर इसी पर है। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहले दिन से पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। कई बार दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक रूस अपने स्टैंड पर कायम है। और पुतिन से मैक्रो से पहले टर्की के राष्ट्रपति ने भी बात की है। कल इजरायल के पीएम मॉस्को में भी जाकर उनसे मिले हैं। युद्ध विराम की यहां पर अपील की गई है। और सौरभ, जिस तरीके से आप कह रहे थे सर, कुलकर्णी सर, ब्रिटेन भी ये कह रहा है कि अब किसी तरह भारत और चीन को भी दबाव बनाना चाहिए। मॉस्को में जाकर वो राजनयिक दबाव बनाने की जरूरत है ताकि किसी हल की तरफ, अगर हम टेबल पर बैठकर नेगोशिएशंस की भी बात करते हैं, रूस साफ कह चुका है बिना शर्त नहीं रुकेगा युद्ध, लेकिन अगर किसी लेवल पर बातचीत होनी है तो वो कहां जाकर होगी? ये आप मुझे बताइए, फाउंडिंग मेंबर्स नाटो के कौन हैं जो बातें बता रहे हैं और जो एडवाइस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं? फ्रांस फाउंडिंग मेंबर, यूके फाउंडिंग मेंबर, टर्की फाउंडिंग मेंबर। क्यों नहीं ये फाउंडिंग मेंबर है? बोले हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, ये तो बोल सकते हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे वो? अगर वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इस तरह की बातें बता रहे हैं, 6 पॉइंट दे रहे हैं, हमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अभी तक तो नहीं बना है ना नाटो का मेंबर, तो उसको पोस्टपोन कर दो, कह दो अभी नहीं बनेगा, खत्म। लड़ाई खत्म करने के रास्ते बहुत हैं, पर वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्या है, क्या कहने में देर हो रही है कि हम नाटो का सदस्य नहीं बन। नाटो के सदस्यता के लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्टेबिलिटी। इज यूक्रेन स्टेबल टुडे? यूक्रेन इज नॉट स्टेबल टुडे। यूक्रेन का क्रीमिया का पोर्शन रशिया में है, डोनबास का रीजन रशिया में है। अब अगर ऐसे है तो कहां स्टेबल है? अच्छा, एक सही, ये मेसन साहब, ये जो बोरिस जॉनसन साहब ने बोला अभी, ये 6 पॉइंट हैं, इन पर आगे बढ़ेंगे और पुतिन को हारना होगा, इसमें मॉरल सपोर्ट के अलावा क्या कुछ ज्यादा मिल रहा है यूक्रेन को? सौरभ, मेरे ख्याल ज्यादा तो कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, कुछ ये सिंबोलिज्म अभी ज्यादा चल रही है, पर ये क्यों है वो सबको पता है। उनका मोराल ऊंचा करने के लिए, विश्व में यूनिटी लाने के लिए। पर अभी ये देखते हैं, इसका एक पहलू ये निकलता है सौरभ, ये लड़ाई कहाँ जा रही है। और जैसे अभी आपके डिस्कशन में हम सब ने यही बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं कि एक बातचीत के जरिए इसका हल हो सकता है। लेकिन अभी इसका मैं एक एनालिसिस ये करूंगा कि पहली बात, अगर जो ये बोरिस जॉनसन ने बोला है कि ये लड़ाई एंड में हम जीतेंगे, मैं ये बोलूंगा इमीडिएट लड़ाई, इमीडिएट जो तुरंत की है, और शॉर्ट टर्म लड़ाई, उसमें कोई शक ही नहीं है कि इसकी जीत पूरे रूस को होगी। प्रेसिडेंट पुतिन की लड़ाई जीत है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, अभी मिड टर्म में क्या होता है? मिड टर्म आपसे आज 4 या 5 साल के बाद लगाइए, वो एक टर्निंग पॉइंट आएगा कि इधर लड़ाई इस तरफ चले। देखिए, लड़ाई, ये मैं फिजिकल लड़ाई नहीं बोल रहा हूं कि लड़ाई चलती रही, क्योंकि रेजिस्टेंस मूवमेंट के बहुत तरीके होते हैं। एक जो रूस के प्रति यूक्रेन की लोगों को एक उनको हेट्रेड हो जाएगी रूस के प्रति, वो तो बढ़ गई है, और वो ये इस जनरेशन में क्या कई जनरेशन तक ये भूलेंगे नहीं। तो उसको अभी वेस्ट और यूक्रेन कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। लॉन्ग टर्म में जो आज से 8 या 10 साल किसकी जीत होगी वो वक्त ही बताएगा। अफगानिस्तान एक लाइव एग्जांपल है। यहां पर अफगानिस्तान जैसे हो या कैसे हो, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, पर जीत हो या नहीं हो वो वक्त ही बताएगा। तो हो सकता है कि ये सोवियत यूनियन रूस को हानि भी दे सकती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आज की तारीख में उनकी लड़ाई की जीत है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म में उनकी जीत भी हो जाए। मेसन साहब, अभी जो जनरल कुलकर्णी कह रहे थे कि बजाय यूक्रेन को युद्ध में धकेलने के, अगर नेटो, अमेरिका, ये तमाम जो यूरोप की कंट्रीज हैं, अगर ये कहें कि ठीक है नेटो में हम इनको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध फौरन रुकना चाहिए, तो क्या ऐसी अपील नहीं कर सकता वेस्ट और अमेरिका? अभी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हालांकि इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें, हमने आपको बताया था विनित्सिया पर हमला हुआ है एयरपोर्ट पर, उसकी ये तस्वीरें आ रही हैं जब वहां पर ब्लास्ट हो रहे थे, मनीष। और ये तस्वीर इस समय विनीसिया के उसी एयरपोर्ट की है, एयरबेस की है, जहां पे एफओएल डंप था, यानी फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट का डंप था। यानी यूक्रेनियन फोर्स के लिए जो ईंधन का काम था वो पूरा का पूरा यहां पे डंप था। और एक एक करके 8 क्रूज मिसाइल, जो कि 3M54 कैलिबर की क्रूज मिसाइल है, करीबन 50 किलोमीटर इसकी रेंज इफेक्टिव है और रशियन मिसाइल है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक एक करके 8 की संख्या में ये सीधा एयर स्ट्रिप के पास गई और पूरी तरीके से तबाही मचाई।
जो मेन टारगेटेड एरिया था। और खासतौर पे जैसे ही रशियन ने ये टारगेट फोल्डर तय किया, टारगेट फोल्डर का मतलब है उन इलाकों को निशाना बनाना जहां से उनको एक कंस्ट्रक्टिव थ्रेट था, उन सभी एरियाज को न्यूट्रलाइज करना, खत्म करना, और साथ में जहां पे एनिमी यानी यूक्रेनियंस का इस समय रडार और साथ में कम्युनिकेशन विंग था उसको खत्म करने की पूरी तैयारी थी। इसीलिए विनिशिया के ऊपर, एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया। तस्वीरों में एक बहुत बड़ा गुबार दिख रहा है, ये फायर दिख रहा है, ये एफओएल डम का है जहां पर क्रूज मिसाइल लगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है और 8 मिसाइल से हमला किया गया है। अब 8 तो जितनी भी हो, लेकिन मल्टीपल बॉम्बिंग हुई है, ये तो साफ दिख रहा है। ये तस्वीरों में दिख रहा है सौरभ, एक ये जहां पर ये हिट हुआ, उसके साथ दूसरी तस्वीर जहां पे एक और धुआं निकला है, और एक दूसरा शॉट है जहां पे जो वहां के सिविलियन है वो उसे वीडियो बना रहे हैं। उसमें एक एक करके करीबन 4 से 5 ऐसे स्पॉट दिख रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कम से कम 4 से 5 तो पक्का हिट हुई है, और 5 से ज्यादा ही, अगर ऑफिशियली 8 बोला जा रहा है तो मैं उस पर 8 पे मानूंगा। और ज़ेलेंस्की इसी के का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि हमें नो फ्लाई जोन इसे बनाइए, और उसके साथ साथ हमें अपने वॉर प्लेन्स दीजिए, ताकि ये देखे सौरभ जिसका मैं क्या जिक्र कर रहा था, ये वो ही क्रूज मिसाइल है जिसके द्वारा इस विनिशिया के एयरबेस पर अटैक किया गया। और फिर उसके बाद 3M/54 कैलिबर इसको कहा जाता है, और ये क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज इफेक्टिव 50 किलोमीटर के लगभग है, और ये सीधा जाके वहां पे धमाका किया। और फिर उसके बाद ये धुएं का गुबार दिख रहा है। एक टर्म है एयरफोर्स की भाषा में सियाड, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इसका मतलब यह है कि जहां जहां पर एनिमी यानी दुश्मन का एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ध्वस्त करना है, जो मेन जो पोटेंशियल टारगेट है उनको ध्वस्त करना है। तो ये रशियन आर्मी का क्रूज मिसाइल 118 की संख्या में जो सीधा विनिशिया के एयरबेस के एयर स्ट्रिप को पूरी तरीके से ध्वस्त किया, और धुएं का गुबार आपको दिख रहा है। उसके साथ एक और आपको गुबार दिख रहा होगा, एक और आपको फ्यूल जो इस समय स्मोक है वो दिखाई दे रहा है। तो ये इस समय एयर स्ट्रिप की तरफ ये हमला है। तस्वीरें देखकर तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा सही लगता है कि ये विनिशिया एयरपोर्ट पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ये कोई शक नहीं कि नुकसान इसलिए पहुंचाया जा रहा है। शुरू में ही, लड़ाई शुरू होते ही सबसे पहला काम रूस ने क्या किया कि एक तो चेरनोबिल वाला फर्क 24 फरवरी को किया, उसके बाद पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस किया उन्होंने। अब उसके बावजूद भी चंद एक जगह पे जहाँ पर भी ये फ्यूल इंस्टॉलेशंस है जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई हवाई जहाज तो उड़ना नहीं है अब, पूरा का पूरा यूक्रेन के जितना भी एयर कैपेबिलिटी कैपेसिटी वो तो खत्म कर दी, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता था उनके लिए, फ्यूल के लिए, वो भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। सो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहाँ जहाँ पे रूस को लग रहा था कि खतरा है, उनको वो ध्वस्त करने में लगे हैं। और ये सारे के सारे प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स हैं। अब आप देखिएगा कहीं पर भी रियासी इलाके हैं उनमें नहीं गिर रहे, वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है सौरभ एयर स्ट्रिप को नुकसान नहीं पहुंचा होगा, जो मेन टारगेटेड एरियाज है, क्योंकि प्रिसाइज वेपन्स हैं, इनमें लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, जीपीएस टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से इक्विप्ड है। जहां पे जाके टारगेट को हिट करना है वहीं पे करेगा, जहां पे पोटेंशियल टारगेट है उसी को हिट करेगा। इसलिए धुआं निकल रहा है उसी जगह से निकल रहा है जहां पे ऑयल डम था या फिर और वाइटल इंस्टॉलेशन से रडार सिस्टम था, उसके अलावा किसी जगह को हिट नहीं किया। और मुझे लगता है रशियंस ये बिल्कुल इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।